दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि अभी 1 मई 2025 से पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में तमाम आरआरबीज़ का आपस में विलय किया गया, यानी कि एमलगमेशन किया गया और प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक राज्य में केवल एक रीजनल रूरल बैंक, एक आरआरबी यानी एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रखी गई। सरकार ने अपना कुछ बढ़िया सोच के किया होगा, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन ये 1 मई से चालू हो गई। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में जो 3 आरआरबी थीं, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर्ड बाई पंजाब नेशनल बैंक, आर्यावर्त बैंक स्पॉन्सर्ड बाई बैंक ऑफ इंडिया और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर्ड बाई बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों को मिला करके जो बैंक बनी उसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक और इसका प्रवर्तक बैंक बना बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है पूरे भारत में, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। बहरहाल आज मैं वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ कि देखिए, एमलगमेशन एक प्रयोग है। सरकार आरआरबीज़ के मामले में हमेशा से प्रयोग ही करती रही है और अभी तक बहुत बड़े और किसी अंतिम निर्णय पर ये नहीं पहुँची है, क्योंकि ये प्रयोग होते ही रहेंगे। हालांकि समय समय पर परिवर्तन होता रहना चाहिए, अपडेट होते रहना चाहिए, लेकिन उसमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ बातें ध्यान में रहती हैं और कुछ छूट जाती हैं। मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि जो विधान है, जो गाइडलाइंस है, जो मानवीय दृष्टिकोण है, वो ये है, इन तीनों आरआरबीज़ में जिनका एमलगमेशन आपस में किया गया, अब सबका कामकाज, सबकी संस्कृति, सबका कल्चर, सबका सॉफ्टवेयर एक जैसा हो जाएगा अथवा हो गया होगा। है ये कि इसमें जो सुविधाएं पहले मिल रही थी, बड़ी सिंपल सी बात है, फैसिलिटी वंस गिवन कैन नॉट बी टेकन बैक। अगर सुविधा आपने किसी को एक बार दी है तो उसको आप विड्रा नहीं कर सकते। भाई दंड के स्वरूप तो कर सकते हैं, उसने कोई गलती की हो, लेकिन सामान्यतः आप उसको, जैसे सैलरी किसी को हो रही, सैलरी कम कर लीजिए, ये नहीं हो सकता। इसी क्रम में मैं एक बिल्कुल ताज़ी बात इसलिए बताऊं कि वो आज के दृष्टिकोण से, इस महीने के दृष्टिकोण से, जून का महीना चल रहा है, इस दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में 2024 में ये सर्कुलर हुआ था, एक आदेश किया गया था मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि जो सेवानिवृत्त लोग हैं, जो रिटायरीज हैं, उनको वर्ष में एक बार, वंस इन ए ईयर, इन मंथ ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई के महीने में 2500 रुपये यानी 2500 रुपया इनके स्वास्थ्य के परीक्षण इत्यादि के लिए मंजूर किए गए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, और सबके खातों में क्रेडिट भी कर दिए गए थे जुलाई में। 1 जुलाई को, यानी कि जो जून की पेंशन मिली जुलाई में, उसकी साथ ही उसी में क्रेडिट कर दिए गए थे। ये जो है हुआ और ये वहाँ का नियम था, लेकिन जब किया गया वो अलग बात है, अब तो एमलगमेशन हो गया। तो मेरा निवेदन है, आज के जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो प्रबंध तंत्र है, इससे निवेदन है कि कृपया इस क्रम को जारी रखें और ये सुविधा पूर्ववर्ती जो आर्यावर्त बैंक है और पूर्ववर्ती बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, इसके कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए कि ये समानता के अधिकार के अनुकूल होगा। इसको समय से ध्यान रखें, क्योंकि अगला महीना जुलाई का है और अगले महीने में इसको इम्प्लीमेंट होना है। तमाम बातें, चलिए, किसी प्रोसेस कंप्लीट करने में किसी वजह से विलंबित हो जाती हैं, लेकिन इसी क्रम में, इसीलिए मैं आपको ये पहले से सूचित कर रहा हूँ, आगाह नहीं कर रहा हूँ, सूचित कर रहा हूँ। अब आगाह शब्द थोड़ा सा तीखा हो जाता है, क्योंकि अभी तक कई चीज़ें पेंडिंग में थी, यहाँ तक कि टीए बिल भी लोगों के पेंडिंग में थे, अब जा करके कहीं रिलीज होना शुरू हुए हैं। चलिए वो प्रोसेस में, लेकिन प्रोसेस करने के बाद कोई काम शुरू होना चाहिए, तभी ठीक होता है। पिछली बार नोटबंदी का प्रोसेस बहुत हौच पौच में जल्दी किया गया, उसके अपेक्षित परिणाम नहीं निकले जो निकल सकते थे। जो सरकार की मंशा थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब की जो मंशा थी, इच्छा थी, और जो वो चाहते थे, उतना बढ़िया नतीजे नहीं निकले, क्योंकि हौच पौच में किया गया था। तो अब की मैं पहले से ही बता देता हूँ कि ये काम जो है, जो ये 2500 रुपया, 2500 रुपया पेंशनर्स को मिलने हैं, ये आप सभी को, यानी आर्यावर्त बैंक के जो लोग हैं, पूर्ववर्ती बैंक जो आर्यावर्त बैंक है, जो आप एमलगमेशन के बाद आई, अथवा बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के जो सेवानिवृत्त है, उनको भी, और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक को तो मिलना ही मिलना है। तीनों को जुलाई के महीने में देने की ये कृपा करें, कष्ट करें। एक तो मैं एक बात बता दूं, और अन्य बात मैं कहना चाहता हूं मैनेजमेंट से, इसलिए भी कि पिछली बार
सुप्रीम कोर्ट अपनी मंशा ये जाहिर कर चुका है कि जो डीआरटी के लोग हैं, जो लोग परिस्थितियों पर जिनको डीआरटी की श्रेणी में आना पड़ता है, देखिए 2% से ज़्यादा के लोग गड़बड़ नहीं होते, ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन 2% की वजह से बाकी 98 की मेहनत पर पानी नहीं फिरना चाहिए। ये भी मेरा मैनेजमेंट से निवेदन है कि इसको अवश्य देखें। मैंने अपने बैंकिंग के कैरियर में, मैं इंस्पेक्शन का मैनेजर भी रहा, इंस्पेक्टर भी रहा, शाखा प्रबंधक तो रहा ही, तो मैंने जो तजुर्बा किया है, तमाम डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ मैंने देखी है, दूसरों की डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ मैंने तमाम देखी, और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ, अगर सुन रहे हो हमारे कोई पुराने साथी जो हमारे साथ बैंक में पहले रहे हैं, मैंने केवल उन्हीं मामलों को डिफेंड किया जहाँ लोग परिस्थितिवश फंसे हुए हैं, जिनको परिस्थितिवश वो फंसे या उनको लोगों ने किसी विद्वेष की या किसी अन्य अनुचित उद्देश्य के प्रेरित होकर के फंसाया, उनका मैंने डिफेंस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में ज़रूर किया। और दावे के साथ कहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो हमारे पुराने साथी देख रहे होंगे उनको ये पता होगा कि जिसको जिसको मैंने डिफेंड किया वो बिल्कुल पूरी तरीके से बाइज्जत बरी हुआ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में। लेकिन इसके बावजूद मैं सबको तो पूरे देश में नहीं कर सकता, या मैं ही बड़ा विद्वान हूँ, या इंक्वायरी अफसर जब मैंने किया तो मुझे जो इंक्वायरी अफसर मिले या प्रेजेंटिंग अफसर मिले सहृदय हों, जो सच्चाई को डिस्कवर करके फैक्ट सामने लाना चाहते हों। आवश्यक नहीं सब लोग इसी दृष्टिकोण के हों। कुछ लोगों की क्वालिफिकेशन ये होती है कि जिस पर चार्जशीट हो गई उसको फंसाना है। सही और गलत को डिस्कवर करके मैनेजमेंट के सामने प्रस्तुत करना ये दायित्व होता है। न्यायालय में भी दायित्व होता है, सरकारी वकील हो चाहे इधर डिफेंस का वकील हो, दोनों का दायित्व होता है कि कोर्ट के सामने सच्चाई प्रस्तुत करें और न्यायालय अपना निर्णय दे। लेकिन होता ही है मैनेजमेंट में, तो यहाँ तो देखा बैंकिंग में मैंने कि कुछ लोग प्रेजेंटिंग अफसर वही बनाए जाते हैं जो मतलब मैनेजमेंट के बिल्कुल खास होते हैं, जिनका उद्देश्य है कि अगर बैंक ने चार्जशीट दे दी तो उसको चाहे मेहनत करें, चाहे प्रमाण क्रिएट करें, अपनी तरफ से सबूत जुटाएं, उसको तो फंसा ही देना है। तो इस क्रम में अधिकांश, हर जगह तो नहीं लेकिन अधिकांश जगह, कुछ जगह लोग फंस भी जाते हैं। डीआरटी के कुछ अधिकांश मामले ऐसे हैं, 100% की बात मैं नहीं करता हूं। जो लोग बेईमान हैं, जिन्होंने बेईमानी की, देश के साथ की और बैंक के साथ की, उनके प्रति मेरी कोई सिंपैथी नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ करता हूं, बिल्कुल कह रहा हूं भाई साहब, 2-4% को छोड़ करके सारे केसेस प्रायोजित, किसी भी अनुचित उद्देश्य से प्रायोजित होते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ केसेस को जानता हूं, पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूं। एक मैंने वीडियो अभी कल एक इंटरव्यू लिया है अपने एक पुराने सीनियर ऑफिसर का, जो AIBOC के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, डॉक्टर आर.ए. शर्मा साहब। डॉक्टर आर.ए. शर्मा PhD है, गोल्ड मेडलिस्ट है और आपको वो ज्योतिषाचार्य भी है। रिटायरमेंट की बात 2012 के रिटायरीज हैं। उनका मैंने एक इंटरव्यू लिया DRT के संबंध में, विशेष करके उनके क्या विचार हैं, आप उनको सुनिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये एक तो पेंशन के बारे में, अपडेशन के बारे में बता दीजिए, कुछ हालात पर चर्चा हो जाए, और एक लास्ट में सर प्लीज़ अगर आप उचित समझें तो जो DRT के लोग हैं, डिसमिस्ड, रिमूव और टर्मिनेटेड लोग, इनको पेंशन अभी तक नहीं मिली, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी मंशा पहले जाहिर की थी कि जो कर्मचारी मिनिमम सेवा अवधि पेंशन के लिए उचित है, अगर उसको पार कर चुके हैं, उसके बाद वो DRT की श्रेणी में आते हैं तो उनको पेंशन दी जाए। मेरिट के आधार पर तो कम से कम दी ही जानी चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मंशा जाहिर की थी, वो उनको अभी तक नहीं मिली। क्योंकि आप भी सर इससे सहमत होंगे कि जितने भी केस, चाहे वो दहेज से संबंधित हों, चाहे सब DRT के मामले हों, चार्जशीटेड जो बैंक में होती हैं, अथवा ये जो सर अनुसूचित जाति के जो मसले होते हैं सर, उन मामलों में सर ज़्यादातर शिकायतें सर 90% शिकायतें गलत होती हैं। तो जो लोग DRT की श्रेणी में परिस्थितिवश रिमूव हो जाते हैं या टर्मिनेट हो जाते हैं, उनके बारे में भी सर कुछ कहिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द सर आप कह दें प्लीज़ सर। मेरा तो सीधा सर यही एक समझ लीजिए सिद्धांत है कि DRC में जो डिसमिस हुए हैं वो किस स्टेज में जाके हुए हैं। कभी कभी लोग, क्या होता है कि रिटायरमेंट के 1 दिन पहले सब कुछ रोक लेते हैं। कहाँ का ये तुक है भाई, वो क्या खाएंगे। हम लोगों से मान लीजिए वर्क करते समय अगर कोई भी गलतियाँ हुई हैं तो समय से अगर उसको इंगित किया जाता
तो वो रिमूव हो जाती। जी सर। लेकिन अब उस समय से इंगित नहीं किया गया और जानबूझकर नहीं की गई थी, तो वो जो कर्मचारी अधिकारी है वो भी नहीं जान पाया कि ये हमसे मिस्टेक हुई है। चार्जशीट पकड़ा दिया गया उसको कि चलो ठीक है। अब मिस्टेक और फ्रॉड में सर कुछ तो अंतर होना चाहिए। देखिए, फ्रॉड और मिस्टेक क्या होता है, जो मिस्टेक होती है अगर वो निग्लिजेंस है वो कभी कभी फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड अगर वो इटसेल्फ ना करे, 99% जो केसेस हैं वो मिस्टेक के होते हैं। एम्प्लॉइज 1-2% फ्रॉड करते हैं, उनके लिए हमारा कोई सिंपैथी नहीं, जिन्होंने जानबूझ कर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन ऐसे केसेस में देखिए सर, बैंक वित्तीय संस्था है, वहाँ काम चोर तो खप सकता है, हाँ, लेकिन रुपया चोर तो नहीं खप सकता। नहीं सके। उनके प्रति आपको भी सहमति नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन जो मेरा मतलब है, परिस्थिति से लोग फंसे हैं अथवा फंसा दिए जाते हैं सर, मैंने भी देखा है। मैंने थोड़े समय की अपनी पत्रकारिता में सर इसको देखा है और अपना खुद का तजुर्बा। ये तो मेरा कहना है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेरिट पर डिसाइड करती है। जी सर। वो उसके लिए इमोशनल नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो डिसाइड करेगी। उसने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। बैंक हमारे यहाँ कोई भी चीज़ हमेशा लेट देती है, लेट दे रही है। अब वो उनका नहीं कंसीडर किया, उनके लिए फिर दोबारा जाना पड़ेगा कोर्ट। जाएंगे, आपके हिसाब से मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। और पेंशन अपडेशन को मिलना चाहिए, आपसे बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। थैंक यू सर। सर एक सवाल और, ये थे डॉक्टर आर एस शर्मा के विचार। और मैं चाहता हूं मैनेजमेंट से कि जो डीआरटी के लोग हो उनके आवेदन पर पुनर्विचार करें, क्योंकि जब वो पुनः बार बार न्यायालय में जाएंगे तो पता नहीं जीवन के किस काल में वहाँ से जो है क्लियरेंस लेकर के या अपना आदेश करा करके लौटेंगे। वो लौटेंगे या उनके बच्चे लौटेंगे, क्योंकि अधिकांश लोग तो इस स्थिति में है जो उम्र के चौथे पड़ाव पर वो भी बिल्कुल किनारे की स्थिति में है। तो मैं चाहूँगा कि उन लोगों को जो प्रथम दृष्टया जिनसे बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है, उनको कम से कम अति शीघ्र पेंशन जारी करने का कष्ट करें। ये हमारा मैनेजमेंट से निवेदन है, क्योंकि प्रत्येक जिस पर डीआरटी का लेबल लग गया, ऐसा लगता है जैसे किसी के ऊपर झूठा अगर बलात्कार का आरोप लगा दिया जाए तो समाज के अधिकांश लोग बिना जाने समझे, बिना सच्चाई की तह में पहुंचे, उसका डिफेंस करने में शर्मिंदगी उनको बहुत बड़ी महसूस होती है। अरे भाई, सच्चाई जान लीजिए। गलत आदमी की तरफदारी कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं। लेकिन बिना सच्चाई जाने किसी के प्रति कोई दृष्टिकोण नहीं बना लेना चाहिए। ये मेरा भी मानना है। और डॉक्टर आर एस शर्मा साहब जो कि AIBOC के संस्थापक सदस्य रहे हैं, उनका भी यही कहना है। तो मेरा मैनेजमेंट से निवेदन है कि डीआरटी पर भी प्लीज सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए उनको भी पेंशन जारी करने की कृपा करें, कष्ट करें। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।